गणमान्य व्यक्तियों और मित्रों, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह आज का विषय है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डिजाइन किए गए 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह पदनाम 19 दिसंबर 2000 साल को उस तिथि के स्मरण में बनाया गया था। 1987 साल में जिस दिन अनेक राष्ट्रों ने ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, सन 1994 साल में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 1987 साल में ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि को याद दिलाते हैं। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सभी पक्ष ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के उपभोग और उत्पादन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संधि CFCH, CFC और हैलोन जैसे प्रमुख पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगली संशोधन, जिस पर 2016 साल में सहमति हुई थी, इसमें HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रावधान शामिल थे, जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन ओजोन लेयर को नष्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अब तक के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से ओजोन लेयर की बहाली हुई है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता का श्रेय इसकी गतिशील संरचना को जाता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आधार पर समय समय पर अद्यतन और संशोधन की अनुमति देती है। नेक्स्ट, ओजोन, जिसे ट्राई ऑक्सीजन कहा जाता है, यह एक आकर्बनिक अणु है। इसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह एक हल्के नीले रंग की गैस है जिसकी गंध विशिष्ट रूप से तीखी होती है। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह द्विपरमाणु अपरूप ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम स्थायी है। निचले वायुमंडल में ओजोन टूटकर ऑक्सीजन में बदलता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अल्ट्रावायोलेट प्रकाश और विद्युत उत्सर्जन की क्रिया द्वारा डाइऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है। इसकी उच्चतम सांद्रता समताप मंडल की ओजोन लेयर में है। यह ओजोन लेयर सूर्य के अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल में अल्ट्रावायोलेट विकिरण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट, ओजोन की गंध क्लोरीन की याद दिलाती है और बहुत से लोग इसे कम से कम सांद्रता में भी पहचान सकते हैं। ओजोन की मात्रा हवा में 0.1 पार्ट पर मिलियन इतना है। ओजोन की संरचना सन 1965 साल में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, मानक तापमान और दबाव पर ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस है जो क्रायोजेनिक तापमान पर गहरे नीले रंग के तरल में संघनित हो जाती है। अधिक असामान्य ऑक्सीजन के संबंध में ओजोन की अस्थिरता ऐसी है कि केंद्रित गैस और तरल ओजोन दोनों उच्च तापमान, फिजिकल झटके या उबलते बिंदु तक तेजी से गर्म होने पर विस्फोटक रूप से विघटित हो सकते हैं। इसीलिए इसका व्यावसायिक रूप से केवल कम सांद्रता में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण कारक है। ऑक्सीकरण के संबंधित इसके कई औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोग हैं। हालांकि इसी उच्च ऑक्सीकरण क्षमता के कारण ओजोन पक्षियों में श्लेष्मा और श्वसन ऊतकों को और पौधों को ऊतकों को भी लगभग 0.1 पार्ट पर मिलियन इतना सा अधिक सांद्रता में नुकसान पहुंचाती है। हालांकि यह ओजोन को जमीनी स्तर पर के पास एक शक्तिशाली श्वसन खतरा और प्रदूषक बनता है। ओजोन लेयर में उच्च सांद्रता 2 से 8 पार्ट पर मिलियन फायदेमंद है। नेक्स्ट, सन 1785 साल में डच रसायन शास्त्रज्ञ मार्टिनस वैन मारून पानी के ऊपर विद्युत स्पार्किंग से जुड़े प्रयोग कर रहे थे जब उन्होंने एक असामान्य गंध महसूस की, जिसका श्रेय उन्होंने विद्युत अभिक्रियाओं को दिया। यह महसूस करने में विफल रहे।
कि उन्होंने वास्तव में ओजोन का उत्पादन किया था। आधी सदी बाद क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबेन ने उसी तीखी गंध को नोटिस किया और इसे अक्सर बिजली गिरने के बाद आने वाली गंध के रूप में पहचाना। सन 1839 साल में वह गैसीय रसायन को अलग करने में सफल रहे और इसे ओजोन नाम दिया। नेक्स्ट, क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबेन को आमतौर पर ओजोन की खोज का श्रेय दिया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 सन 1865 तक जैक्स लुई सोरेट द्वारा निर्धारित किया गया था। सन 1867 में शॉनबेन द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट, ब्लूमॉन्ट कैलिफोर्निया आधिकारिक नारा था। ब्लूमॉन्ट ओजोन का क्षेत्र, जैसा कि पोस्टकार्ड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर हेड पर देखा जा सकता है। बाहर काम करने वाले प्रकृतिवादी अक्सर ऊंचे स्थानों को उनके ओजोन की मात्रा के कारण फायदेमंद मानते थे, जिस पर आसानी से नज़र रखी जा सकती थी। हवाई में कार्यरत प्रकृतिवादी हेनरी हेंशा ने लिखा, ऊंचे स्थानों पर एक बिल्कुल अलग वातावरण होता है, जहां काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त ओजोन होती है। समुद्र के किनारे की हवा को ओजोन की मात्रा के कारण स्वास्थ्य माना जाता था। नेक्स्ट, ओजोन का आकर्षण इसकी ताजी गंध के कारण प्रतीत होता है। ओजोन शुद्धिकरण गुणों से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसके हानिकारक प्रभाव पर ध्यान दिया है। सन 1873 साल में जेम्स डेवर और जॉन ग्रे मैकेंड्रिक ने लिखा कि ओजोन युक्त हवा के संपर्क में आने के बाद मेंढक सुस्त हो गए, पक्षी हाँफने लगे और खरगोश के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया, जिससे विनाशकारी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, शॉनबेन ने स्वयं बताया कि ओजोन के सांस लेने के परिणाम स्वरूप सीने में दर्द, म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन और सांस लेने में कठिनाई हुई और छोटे स्तनधारी मर गए। सन 1911 साल में लियोनार्ड हिल और मैटर्नी फ्लैप, ये दोनों शास्त्रज्ञों ने रॉयल सोसाइटी की कार्यवाही में कहा कि ओजोन के स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव मात्र पुनरावृत्ति से आम धारणा का हिस्सा बन गए हैं। फिर भी इसके अच्छे प्रभावों के पक्ष में सटीक शारीरिक प्रमाण अब तक लगभग पूरी तरह से गायब रहे हैं। यदि इसे अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता में किसी भी समय सांस के द्वारा अंदर लिया जाए तो यह लंग्स में जलन और शोथ पैदा कर सकता है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन के क्वीन अलेक्जेंड्रा मिलिट्री अस्पताल में घावों के लिए संभावित कीटाणुनाशक के रूप में ओजोन का परीक्षण किया गया था। इससे जीवाणु कोशिकाओं और मानव ऊतकों दोनों को नुकसान पहुंचा। एंटीसेप्टिक्स से सिंचाई जैसी अन्य कीटाणुनाशक तकनीकें बेहतर पाई गई। नेक्स्ट, सन 1920 साल के दशक तक यह निश्चित नहीं था कि ऑक्सोजोन यानी कि O4 की छोटी मात्रा विस्फोटक केंद्रित रसायन पर विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीकी को लागू करने की कठिनाई के कारण ओजोन के नमूनों में भी मौजूद थे। सन 1927 साल में जॉर्ज मारिया श्वाब ओजोन को सफलतापूर्वक ठोस बनाने और सटीक विश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसने निर्णायक रूप से ऑक्सोजोन परिकल्पना का खंडन किया। नेक्स्ट, प्रदूषण कम करने के लिए ओजोन का उत्प्रेरक अपघटन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अपघटन विशेष रूप से ठोस उत्प्रेरकों के साथ सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसके कई लाभ हैं, जैसे कम तापमान पर उच्च रूपांतरण। इसके अलावा उत्पाद और उत्प्रेरक को तुरंत अलग किया जा सकता है और इस प्रकार उत्प्रेरक को बिना किसी पृथक्करण प्रक्रिया के आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में ओजोन के उत्प्रेरक अपघटन में सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ मैंगनीज डाइऑक्साइड संक्रमण धातुएं जैसे मैंगनीज, कॉपर, लौह, निकेल, सिल्वर और उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और समुद्री नमक पर अल्ट्रावायोलेट विकिरण की क्रिया से बनने वाले क्लोरीन के मुक्त कण वायुमंडल में ओजोन के विघटन को उत्प्रेरित करने के
लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, तापीय अपघटन, जिसमें ओजोन का अपघटन केवल ऊष्मा की क्रिया द्वारा होता है। समस्या यह है कि 250 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इस प्रकार का अपघटन बहुत धीमा होता है। हालांकि उच्च तापमान पर अपघटन की दर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा की उच्च लागत की आवश्यकता होगी। प्रकाश रासायनिक अपघटन, जिसमें अल्ट्रावायोलेट विकिरण के साथ ओजोन का विकिरण होता है और यह ऑक्सीजन और पेरिकल पेरोक्साइड को जन्म देता है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर में ओजोन सूर्य के प्रकाश की वेवलेंथ को लगभग 200 नैनोमीटर अल्ट्रावायोलेट किरणों से 315 नैनोमीटर तक फिल्टर करता है, जिसमें ओजोन का अधिकतम अवशोषण लगभग 250 नैनोमीटर पर होता है। यह ओजोन अल्ट्रावायोलेट अवशोषण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवा में साधारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा यूवी के अवशोषण को बढ़ाता है। यह सभी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से कम को अवशोषित करता है। नेक्स्ट, निचले अल्ट्रावायोलेट सी यानी कि 200 से 280 नैनोमीटर और पूरे अल्ट्रावायोलेट बी बैंड यानी कि 200 से 280 से 315 नैनोमीटर के माध्यम से ओजोन से गुजरने के बाद यूवीबी का छोटा सा अवशोषित न हुआ हिस्सा बचा रहता है। वह इंसानों में सनबर्न का कारण बनता है और पौधों और जानवरों दोनों के जीवित ऊतकों में डीएनए को सीधा नुकसान पहुंचाता है। फिर भी समान आवृत्ति पर पर्याप्त मात्रा में अल्ट्रावायोलेट विकिरण भी जमीन तक पहुंचता है, जिससे कुछ लोगों को सनबर्न हो सकता है और यही वेवलेंथ मनुष्यों में जीवन सत्व डी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर का अल्ट्रावायोलेट ए यानी कि 315 से 400 नैनोमीटर तक नामक लंबी अल्ट्रावायोलेट वेवलेंथ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह विकिरण सनबर्न या डीएनए को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि अल्ट्रावायोलेट ए कुछ मनुष्यों में त्वचा को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यह पौधों और सामान्य रूप से पृथ्वी पर तहत पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य के लिए उतना खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। नेक्स्ट, सब्सक्राइब प्लीज। नेक्स्ट, धन्यवाद।